तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए कल की ही क्लास जो बीच में बंद हो गई थी उसी को मैं दोबारा से लेने जा रहा हूं। और इस क्लास के अंदर जो कंटेंट रह गया था उस कंटेंट को हम अब इस क्लास में दोबारा से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ इन्हीं चीज़ों को कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी इस क्लास के अंदर। हमने देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। जो स्नैचिंग है, चपटमारी जो है, वो हमने पढ़ा था और उसके बारे में मैंने धारा भी आपको 304 बता दी थी। 20 नए अपराध जोड़े गए हैं यहाँ पर। और देखिए जो 6 छोटे अपराध हैं, ये मैंने बार बार आपको बताया है, 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अब एक बच्चे ने मुझसे यहाँ पर ये पूछा था कि सर ये जो है आपने 177 बताया है, 177 बताया है कि 177 धाराओं को बदला गया है। तो भाई बच्चे, जिसका ये क्वेश्चन था वो ध्यान से सुन लेना कि ये जो है ये BNSS के बदले गए हैं। वो जो मैंने गृह मंत्रालय की ओर से PDF जारी हुआ था, टेलीग्राम पर दिया है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। तो BNSS की जो है 177 धाराएं बदली गई हैं। लेकिन बी BNS की बात करें तो BNS की बात करें तो BNS की 175 धाराएं और 8 धाराएं इसके अंदर नई जोड़ी गई हैं। ये जो डाटा मिला है मुझे आज तक चैनल से मिला है, तो आज तक की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने उठाया है। एक बार मैं फिर से इसे चेकआउट करूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सही होगा। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, इसके बारे में मैंने बता दिया था। और देखिए बच्चों को काम पर रखने के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में भी। हिट एंड रन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और जो बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहली क्लास नहीं देखी, तो आपको इसी नाम से, जो आप जिस नाम से अभी इस क्लास को देख रहे हैं, इसी नाम से आपको क्लास मिल जाएगी। आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। और हम थे यहाँ पर संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों से निपटने के लिए जो है धाराएं जोड़ी गई हैं। तो कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था, वेरी वेरी मार्क किया था धारा 111 को। धारा 111 जो है ये संगठित अपराधों से रिलेटेड है। और वहीं बात करें धारा 113 जो है ये रिलेटेड है, आतंकवादी कृत्यों से रिलेटेड है। तो मैंने कल आपको बताया था कि आतंकवादी वाली धारा आपसे पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन संगठित अपराधों से रिलेटेड धारा आपके एग्जाम में 100% बनने वाली है यदि UPSI का एग्जाम होता है और BNS पूछी जाती है। ऑब्वियसली BNS ही पूछी जाएगी, तो IPC तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसकी धारा भी आपने नहीं रटनी। क्योंकि देखिए जब वो चलन में ही नहीं है, वो आपको जब ट्रेनिंग पर जाओगे तब आपको पढ़ाई भी नहीं जाएगी, तब भी आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो फिर उसे एग्ज़ाम में देने का या बच्चों को याद कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कल हम बात कर रहे थे कि दोनों धाराएं जो हैं किससे रिलेटेड हैं। सिंडिकेट आतंकवादी संगठन का सदस्य होना या आतंकवादी जो कृत्य होते हैं, आतंकवादी जो कृत्य होते हैं उनमें भाग लेता है, तो उन सभी के लिए जो है कौन सी धारा हो जाएंगी, धारा 111 और 113 का प्रावधान किया गया है। वही बात करें, देखिए यहाँ पर जो धारा 113 है ये आतंकवाद से रिलेटेड है, आतंकवादी कृत्यों से रिलेटेड है। और इसके लिए एक एक्ट भी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। और आतंकवाद की जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में मैंने बताया भी था, UAPA। UAPA का क्या हो जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। 1967 ये किसके लिए है, तो ये भी जो प्रावधान करता है, जो आतंकवादी कृत्य होते हैं उनको रोकने के लिए ये भी प्रावधान करता है। और इसके लिए जो मतलब ये कह सकते हैं, इसके लिए जो जारी करता है कि कोई आतंकवादी गतिविधि हुई है और उस आतंकवादी गतिविधि में किस किस का हाथ है, जांच पड़ताल के लिए SP रैंक का जो अधिकारी है ये जारी करता है, आदेश जारी करता है, ये याद रखना। और यहीं पर जो NI है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसकी जांच कर पड़ताल भी करती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इसके अंदर है। तो जो ये आपका अनलॉफुल, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में पूछी जाती है गैर कानूनी। अनलॉफुल है ना, गैर कानूनी, कानूनी गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधि, विधि, इसको बोलेंगे रोकथाम अधिनियम। प्रिवेंशन बोलेंगे रोकथाम, रोकथाम अधिनियम कह दीजिए या
एक्ट कह दीजिए। ये हिंदी में पूछा जाए ऐसे बता देना, यदि इंग्लिश में पूछा जाए तो यूएपीए करके ये एग्जाम में आता है, या इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। कब आता है ये एक्ट? ये 1967 ईस्वी में आता है। और ये है किसके लिए? तो ये एक्ट जो है ये भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए है। ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जो आतंकवाद से रिलेटेड है उनको रोकने के लिए है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो एसपी रैंक है ये इसका मूल्यांकन करते हैं, यही तय करते हैं कि कोई जो है कृत्यों में शामिल है या उसकी जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और था इसके अंदर, हाँ, ये आतंकवादी जो कृत्य होते हैं, जो संगठित अपराध होते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार तो कानून बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ विभिन्न राज्य जो हैं अपने अपने राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर है या जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ पर आतंकवादी जो कृत्य होते हैं उनके लिए कानून वे भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, विभिन्न राज्यों के कानूनों का भी ख्याल इसके अंदर रखा गया है, जिन्होंने अपने अपने यहाँ पर जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जिन राज्यों में, उनके लिए कानून बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट आपकी समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। गंभीर उपहति, गंभीर उपहति क्या होती है? किसी को चोट पहुंचाना। चोट, कैसी चोट पहुंचा दी? कोई ऐसी गंभीर उपहति कर दी जिसमें जो स्थायी दिव्यांगता, कोई अपंग हो गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो अपाहिज हो गया कोई, उसी को क्या बोलेंगे? स्थायी अपाहिजता हो गई, या किसी की आंख खराब हो गई, या क्या हुआ है? विकृतशील दशा आ गई है। विकृतशील दशा किसको बोलते हैं? पागलपन की दशा, या उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, या वो पागल हो गया है, या पागलों वाला व्यवहार कर रहा है। तो ऐसा किसी चोट लगने की वजह से हुआ है, तब क्या होगा? इसके लिए प्रावधान किया गया है धारा 117। तो इसके अंदर यही है, इसकी अवधि पहले कम हुआ करती थी, अब इसकी 10 अवधि जो है, यदि किसी पर यह अपराध सिद्ध हो जाता है उसकी अवधि जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी। हालांकि किस जो कृत्य के लिए या किस कानून के लिए कितनी सजा है ये मैं अभी आपको नहीं करा रहा। जैसे जैसे हम आप आगे बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें धाराओं के साथ में किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखिए ये अभी मैं आपको केवल ये चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बीएनएस समझ में आ जाए कि बीएनएस है क्या चीज़, बीएनएस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये सभी का बहुत अच्छा सा निचोड़ है पूरी बीएनएस का, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। ये आपकी रिवीजन की क्लास भी होगी, जब आप पेपर देने जाओगे तो उस समय भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, गंभीर चोट के लिए क्या हो जाएगा? 7 वर्ष तक का कारावास की सजा दी गई है। यदि स्थायी दिव्यांगता आ गई है, विकृतशील दशा आ चुकी है चोट लगने की वजह से, फिर तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो गई होगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन गंभीर चोट लगी है, ठीक है, और चोट लगने की वजह से वो 20 दिन काम पर नहीं गया, उसको पहले 20 दिन का प्रावधान था, अब 5 दिन का प्रावधान कर दिया। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझाता हूँ। देखिए बीएनएस की धारा 141 जो है ये लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए विदेश में अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग या क्या हो जाएगा आशय से आयात किए जाने, लिंग तटस्थ हो जाएगा। इसको आप शुद्ध हिंदी में समझिए, शुद्ध हिंदी में नहीं इंग्लिश में समझिए, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको बोलेंगे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? किसी लड़के या लड़की का व्यापार करना, आयात या निर्यात करना, किसके लिए? गलत कार्यों के लिए, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगी। और इसको किस धारा के अंदर रखा गया है? धारा 141। हालांकि संविधान के अंदर भी इसका प्रावधान किया गया है, किसी को जोर जबरदस्ती पर क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, उसको काम पर नहीं रखा जाएगा, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ऐसा किसमें? मानव के बैगार पर रोक लगाई गई है। ये अनुच्छेद कौन से के तहत लगाई गई है? तो अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई है। ठीक है, तो वहां पर भी है, जब संविधान पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को भी कवर करेंगे। राजद्रोह, अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि राजद्रोह जो शब्द है, ये जो शब्द है, शब्द ये अब आपको नहीं मिलेगा। तो के स्थान पर आप इसको ऐसे लिखोगे, शब्द के स्थान पर, स्थान पर, एक मिनट भाई बच्चों, स्थान पर, इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया? अब यहां पर होगा
देशद्रोह, देशद्रोह। तो देशद्रोह को जोड़ा गया है राजद्रोह के स्थान पर। ये क्या होगा? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, मौलिक अधिकार है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, देशद्रोह से लिप्त पाया जाता है, तो अब उस पर राजद्रोह की धारा नहीं लगेगी, अब उस पर देशद्रोह की लगेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपके लिए कि जो राजद्रोह है, राजद्रोह के स्थान पर किस शब्द को जोड़ा गया। तो आपने रखना है देशद्रोह वाला जो आंसर होगा उसको मार्क करना है, ठीक है। तो पहले आईपीसी के 124 में हुआ करता था, अभी राजद्रोह शब्द को इसके अंदर से हटा दिया गया है। वहीं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद जो आपको 19 मिलेगा, उसके अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। चलिए, धारा 152, इसके अंदर ये शब्द ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भैया ये बताइए कि सशस्त्र विद्रोह जो है कौन सी धारा के अंदर है? धारा 152 के अंदर है। अलगाव शब्द किसके अंदर है? तो 152 के अंदर है। तो 152 के अंदर ये विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, जिससे क्या हो सकता है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो भारत की, वो खतरे में डाली जा सके, ऐसे कृत्य जो हैं उनके लिए धारा जोड़ी गई है 152। और इसके लिए जो कारावास होने वाला है, ये 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास भी हो सकता है, यदि कोई जो है इस तरह का मतलब इस तरह का कृत्य करता है या इस तरह का कार्य करता है, इस तरह का कानूनी अपराध करता है। आगे बात करते हैं बीएनएस। बीएनएस की में देखिए, आत्महत्या के प्रयास, आत्महत्या के प्रयास को हटा दिया गया है। अब क्या है कि इसके अंदर कानूनी अपराध नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो है सामुदायिक दायिक सेवा का जो है वो प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें यह है, यदि किसी लोक सेवक, अब लोक सेवक कौन होगा प्यारे बच्चों, इसको समझ लेना। मैंने जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की क्लास ली थी उसमें भी अच्छे से समझाया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको जो एक क्लास और थी, पिछली क्लास में शायद मैंने आपको समझाया था कि लोक सेवक होता कौन है। लोक सेवक वो व्यक्ति होता है जो सरकार से सैलरी लेता है और जनता के कार्य करता है। आप नॉर्मली आप कहीं पर भी जाओगे, जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे अब आप यूपी पुलिस या दरोगा बनोगे, तो आप क्या हैं, एक लोक सेवक है, सरकार के से उचित सैलरी लेकर जनता का कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक लोक सेवक किसी वैध शक्ति का प्रयोग करता है। मान लीजिए आप जो हैं एक जगह पर अवैध कब्जा किया गया है, जैसे मार्केट के अंदर जो है अवैध कब्जा कर लिया गया, और आप क्या करोगे कि एक लोक सेवक, वहां पर एक अधिकारी आता है और इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, इस अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास करता है। लेकिन जिसने कब्जा किया हुआ है वो क्या काम करता है, उसकी शक्ति को रोकने का प्रयत्न करता है, और उसे इतना टॉर्चर कर देता है, इतना मजबूर कर देता है कि वो क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसका प्रयास भी कर लेता है, किंतु मरता नहीं है। यदि मरेगा फिर उस पर हत्या की धारा लगेगी, लेकिन यदि नहीं मरता है, आत्महत्या से बच जाता है, तो उस समय इसके अंदर नई धारा जोड़ी गई है, धारा 226। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी सरकारी काम, उसमें बाधा डालना, उसके लिए क्या हो जाएगी, धारा 226 हो जाएगी। और वो जो सरकारी कर्मचारी है वो इतना टॉर्चर हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि वो आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो जाए, तब ये जो धारा है 226, ये उस व्यक्ति पर लगेगी जो उस सरकारी व्यक्ति को मजबूर करेगा आत्महत्या करने के लिए। इसके लिए 1 वर्ष तक के जो कारावास है, इसके दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं रिश्ती के अपराध। अब रिश्ती क्या होती थी, जो पहले हमारी आईपीसी थी उसके अंदर जो थी रिश्ती 50 रुपए या उससे ऊपर की जो चोरी थी या नुकसान था, या ऊपर का नुकसान या चोरी, इसको कहेंगे। तो रिश्ती का शब्द पहले जो हमारे एसआई के एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर रिश्ती शब्द काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कौन सी धारा में था। तो इसमें कितनी चोरी आ जाता, कितना नुकसान आ जाता है, तो छोटा नुकसान आ जाता है 50 रुपए या उससे ऊपर का नुकसान आ जाता है, ठीक है।
उससे ऊपर का। अब क्या हुआ है, रिष्टी यहाँ पर इसके लिए जो है अलग अलग प्रावधान कर दिए गए हैं। रिष्टी 1 के अंदर जहाँ 20,000 रुपये से अधिक तक की या 1 लाख से कम तक की हानि है, तब सजा का प्रावधान कर दिया गया है, 2 साल बढ़ा दी गई है और जुर्माना भी लग सकता है। वहीं जहां इस रिष्टी की वजह से हानि या क्षति पहुंचती है 1 लाख रुपए या उससे अधिक, 1 लाख रुपए से अधिक, ठीक है, तब 5 साल का जो है प्रावधान किया गया है सजा का। तो रिष्टी की जो पहले जो वैल्यू थी वो कम थी, 50 रुपये या उससे ऊपर की बात करें, उससे ऊपर की बात करें, तो इसका जो प्रावधान था वो पहले जो था बहुत शॉर्ट था, इसके लिए सजा भी कम थी, लेकिन अभी इनकी सजा को बढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि रिष्टी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, मॉब लीचिंग। मॉब लिंचिंग जो है ये क्या होती है? अब क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जनता ने इस वजह से, अफवाह फैलाने की वजह से पीट पीट कर मार दिया कि उसने कोई ऐसा काम किया है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, जैसा मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने मंदिर के बाहर कुछ ऐसे कृत्य कर दिए, ऐसे कृत्य कर दिए कि वो जो है जिससे सामाजिक दंगे भड़क गए, और एक भीड़ ने उस व्यक्ति को तो पकड़ा नहीं जिसने वो काम किया था, किसी और दूसरे व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया कि इसी ने ये काम किया है धोखे से। तो क्या हो जाएगा, मॉब लीचिंग के उसमें आ जाएगा ये। तो मॉब लीचिंग में जो हो जाएगा, हत्या का प्रावधान समावेशित किया गया है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको जाति सूचक बनाकर कि भैया इसकी तो जाति अलग है, ये मंदिर में क्यों घुस गया, भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। ठीक है, या समुदाय के स्थान पर या लिंग जन्म स्थान के आधार पर उसको, जैसा आपने देखा होगा 2012 या 11 की बात है, जो महाराष्ट्र में है, उत्तर भारत में रहने वाले लोग जो यूपी बिहार के लोग थे, उनको बेदर्दी से मारा भी गया, पीटा भी गया और वहां से भगाया भी गया था। इस तरह से की कोई घटना यदि होती है, इस तरह की यदि कोई घटना होती है और वो व्यक्ति मर जाता है, वो किस में आ जाएगा, मॉब लीचिंग के अंदर आ जाएगा, और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। धारा कितनी आ जाएगी, 103 आ जाएगी, जिसमें 5 साल से अधिक, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह होगा। ठीक है, और उसके बाद ही गंभीर उपहति, अभी मैंने बताया कि उसे गंभीर चोट पहुंचा दी जाती है, तो धारा 117 के तहत दंडनीय अपराध होगा मॉब लीचिंग। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको, ये भी आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, उतावलेपन या लापरवाही से मृत्यु। अब उतावलेपन और लापरवाही में मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं। वे झोले छाप डॉक्टर जो देखिए गली मोहल्ले में बैठे रहते हैं, और उनकी लापरवाही या उनकी कम नॉलेज की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तब जो है सजा पहले 2 साल थी, अब इसको 5 साल बढ़ा दिया गया। सजा को बढ़ा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना किसी की लापरवाही की। और जरूरी नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर ही हो, एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकता है, उसकी लापरवाही की वजह से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी क्या हो जाएगा, सजा पहले 2 साल थी, अब क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर छूट दी गई है, मेडिकल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, यदि उनकी लापरवाही की वजह से कोई मौत होती है, तब उनको सजा क्या होगी, 2 वर्ष ही होगी। तो ऐसा प्रावधान किया गया है धारा 106 के अंदर। इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये सभी धाराएं जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादातर यूज में आने वाली धाराएं हैं। ऐसा ही ज्यादातर इन्हीं धाराओं से यही इसी टाइप के अपराध जो हैं आपको समाज में देखने के लिए मिलते भी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चोरी के अपराध का। तो चोरी को तो अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता यार। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 303। इसमें निवारणात्मक और सुधारात्मक दंड का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इस लाइन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि कौन सी वो धारा है जो निवारणात्मक और सुधारात्मक दंड का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो धारा हो जाएगी 303 का उपखंड हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति ने चोरी की है, दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर उसे 5 वर्ष तक की सजा। यदि एक बार चोरी करता है, और उसमें मैंने बताया था कि एक बार चोरी करता है तो न्यूनतम 1 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया था। यदि 5 वर्ष से कम, जब पहली क्लास ली थी तब याद करना इसको,
मैंने आपको बताया था कि यदि 5,000 रुपए से कम, गलती से बोल गया मैं, ठीक है भाई बच्चों, 5,000 रुपए से जो कम की चोरी है, यदि वो चोरी की संपत्ति को लौटा देता है, तब उसको क्या हो जाएगा, सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया है धारा 303 के तहत, ठीक है। तो इसको याद रखना, बस पॉइंट आपके लिए जो नोट डाउन करने वाला है यही है, निवारणात्मक और सुधारात्मक दंड का प्रावधान अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी धारा प्रस्तुत करती है, ये आ जाएगी धारा 303 का उपखंड 2। चलिए, बालक और ट्रांसजेंडर के लिए परिभाषा मैंने बताई थी, सभी जो परिभाषाएं हैं वो किस में आ जाएंगी, धारा 2 के अंदर है। बीएनएस की धारा 197D(1) का डी आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, झूठी या भ्रामक जानकारी। अब देखिए, ये सभी फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर इसी टाइप की जो न्यूज है, इसी टाइप की जो आपको ये गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ये आपको समाज में देखने के लिए मिलती हैं, जितनी भी मैंने इसके अंदर धाराएं पढ़ाई हैं। तो ये धाराएं तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपने पढ़नी है, इनको कभी मत भूलना। ये 2 क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और उसके साथ साथ जो फंडामेंटल वाली क्लास थी, नॉर्मल जो क्लास थी, मैंने आपको फंडामेंटल नहीं, ये थी आपकी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या है, झूठी या भ्रामक। तो इसके लिए आप जो न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल, तो न्यूज चैनल क्या करते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्रोग्राम से क्या करता है, भ्रामक या झूठी जानकारी फैलाता है, और जिसकी वजह से संप्रभुता, एकता और अखंडता और वहाँ की देश की सुरक्षा में खतरे में डालता है, तब क्या होगा, इसकी सजा का प्रावधान जो है 3 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये याद रखना, ये धारा 197 आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहोगे सर सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा रहे हो, भैया इसके अंदर जो है 358 धाराएं हैं, और अभी आपने पढ़ी ही कितनी हैं, ये सभी वे धाराएं हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जामों में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ जाएगा धारा 116। ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, 20 दिन तक तीव्र पीड़ा के अंदर, किसकी वजह से, गंभीर उपहति की वजह से। अब गंभीर उपहति तो मैंने आपको बता दिया, किसी के चोट लग जाती है, और चोट लगने की वजह से वो व्यक्ति 15 दिन, पहले था 20 दिन, 20 दिन तक जो है खाट पर पड़ा रहता है, कोई अपना काम नहीं कर सकता, अपनी जॉब पर नहीं जा सकता। चोट लगने की वजह से वो घर पर ही है, और चोट लगने की वजह से 20 दिन तक पीड़ा महसूस करनी पड़ी। तो ऐसा प्रावधान पहले 20 दिन का था, अब कर दिया गया है 15 दिन का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति किसी की वजह से, किसी की चोट लगने की वजह से 15 दिन तक घर पर रहता है, पीड़ा सहता है, अपने काम पर नहीं जाता, नित्य काम जो है होते हैं उसके वो नहीं कर सकता, तब जो उसके ऊपर धारा का प्रावधान किया गया है, धारा 116 का प्रावधान किया गया है। और चिकित्सा जो उपचारकों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर ये धारा लगाई जाएगी, इसके अंदर दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत मामूली सा, देखिए क्या था, 10 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के जो पहले दंड दिया करते थे, यानी किसी पर जुर्माना लगाया जाया करता था, अब उस जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। आईपीसी में पहले 10 रुपये से लेकर जो 1,000 रुपये तक का था, ऐसे 33 अपराध जो हैं उनके लिए कारावास की उचित सजा का प्रावधान किया गया है। और 83 जो मामले हैं, 83 ऐसे मामले हैं जिन पर जुर्माना बढ़ाया गया है। तो जिनके लिए पहले 10 रुपये या 1,000 रुपये का जो जुर्माना लगाया जाता था, अब क्या हो गया है कि अब जो 33 ऐसे अपराध हैं जिनमें पहले तो 10 रुपये या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब उनके लिए उचित कारावास का जो प्रावधान किया गया है। वहीं 83 ऐसे अपराध हैं, ऐसे मामले हैं जिनमें जुर्माना जो 10 रुपये और 1,000 रुपये हुआ करता था उसको ज़्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और 23 अपराधों में अनिवार्य एवं न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 23 अपराध जो हैं, अपराध इनके लिए उचित सजा का प्रावधान किया गया है। 83 मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। याद रखना, पूछा जाएगा कि कितने जो मामले हैं या कितने अपराध हैं उनका जुर्माना बढ़ाया गया है, 83 संख्या में याद रखना। वहीं
कितने ऐसे मामले हैं जिनके लिए पहले 1000 10 रुपये से लेकर 1000 तक का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अभी जो है उनके लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान कर दिया गया। तो ये आ जाएंगे 23 ऐसे अपराध हैं। तो यहाँ पर 33 था भाई, मैंने गलती से लिख दिया 23। तो 33 अपराध जो है उनके लिए कारावास, और 83 मामलों में जुर्माने को बढ़ाया गया है, और 23 जो अपराध हैं उनके लिए अनिवार्य और न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब जाकर ये क्लास पूरी हुई है प्यारे बच्चों। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बाकी ये क्लास कैसी लगी, रिकॉर्डेड क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको कोई दिक्कत आगे नहीं महसूस होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी चल रही हैं वो 2-3 दिन में निदान हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट छोड़कर ज़रूर जाएं कि मैंने कुछ गलत तो इस वीडियो में नहीं पढ़ा दिया, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उत्तर प्रदेश एसआई की जो जॉब है उसमें मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।